कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमारा जो बायोमेकेनिक्स का जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि हम मतलब कि जो क्वालिटेटिव जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम उनको रिजॉल्व करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम मतलब कि सबसे पहले हम चैप्टर है सेकंड चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड काइनेटिक्स। जैसा कि काइनेटिक्स पीछे पढ़ गए थे तो अब उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इनर्शिया। अब इनर्शिया कहते हैं एक बॉडी की टेंडेंसी जो कि मतलब कि जो चेंज को रेजिस्ट करती है जब भी कोई बॉडी मोशन की स्टेट में होगी। ठीक है, मतलब कि एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या करेगा, उस बॉडी को मूवमेंट करने ही देगी, उसको मतलब कि रोकने से रोकेगी। ठीक है, ये मतलब कि एक बॉडी की टेंडेंसी होती है जो कि जो स्टेट जो होती है उसको चेंज करने से रोकती है जब जब वो बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, और जैसे ये ऐसे ही है जैसे हम मतलब कि फ़िज़िक्स में पढ़ के आते थे कि लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, वो सेम उसी तरह से हैं। और इसका जो है कोई भी मेजरमेंट नहीं है, मतलब कि इसका कोई भी यूनिट नहीं है जिससे ये मेजर्ड होती है। ठीक है, कहता है कि जो इनर्शिया का जो अमाउंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से। जितना ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा तो फिर उसकी चेंज को रेजिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है मास को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितने क्वांटिटी का मैटर कंटेंट हुआ पड़ा है उसे हम मास कहते हैं। मतलब कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं मास। अब इसका यूनिट हमारा केजी है। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो सलग है। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश सिस्टम में मास का यूनिट सलग है। उसके बाद है फोर्स। अब फोर्स को हम ऐसे डिफ़ाइन भी करते हैं जैसे शुरू में पढ़ते आए कि जो पुश या पुल एक्टिंग ऑन बॉडी के एक बॉडी है उस पर पुश का फोर्स या पुश लगे या पुल लगे उसे हम फोर्स कहते हैं। इसके अलावा ये हमारा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू एम है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो फोर्स है वो m के मतलब कि इक्वल होता है, जिसमें m मास है और a होता है इस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अलावा इधर ये मतलब कि न्यूटन को बताया हुआ कि वो उसकी कन्वर्जन बताई हुई है कि 1 न्यूटन होता है 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। उसके अलावा वैल्यूज़ लिखे हुए हैं कि 1 पाउंड जो होता है वो 4.45 न्यूटन के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद है फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी स्केच होती है जो कि एक डिफाइंड सिस्टम होता है उसको शो करती है, जिसमें सारे जो फोर्स वेक्टर्स होते हैं ना किसी भी सिस्टम पे एक्ट करते हैं। जैसे कि मतलब ये कोई भी एक ऐसी स्केच जो कि एक सिस्टम पे लग रहा है जिसमें सारे जो फोर्स हैं ना वो किसी भी सिस्टम पे एक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्केच डायग्राम कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और फ्री बॉडी वो बॉडी होती है जो कि फोकस्ड होती है फॉर एनालिसिस, जो कि एक ऐसी बॉडी जो कि एनालिसिस के लिए फोकस्ड की जाए उसे हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी। और फ्री बॉडी डायग्राम एक स्केच होता है जो कि हमारा एक डिफाइंड सिस्टम को शो करता है, जिसमें ऑल फोर्स वेक्टर्स जो होते हैं वो एक सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेट फोर्स मतलब कि रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है जब भी हमारे दो फोर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं या किसी भी तरह से जा रहे हैं तो उसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, हालांकि उसकी वजह से वो बैलेंस हो रहा है या वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या उसकी क्वांटिटी की इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। अच्छा, उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसमें हमारा जो बॉडी का जो वेट होता है वो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि इक्वली बैलेंस्ड होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ हमारा बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, उसके बाद है वेट को हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ एग्जर्ट करती है किसी भी बॉडी पे। जब भी है मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे उसे हम कहते हैं वेट। और वेट भी एक किस्म का फोर्स है तो उसको वेट इज इक्वल टू एम है। ठीक है, इसका भी सेम ही तरह है। इसके अलावा ये एक पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कि एक एरिया है उस पर कितना फोर्स लग रहा है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
और प्रेशर का जो यूनिट है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं, ठीक है। 1 पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इंग्लिश सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस जो कि एक बॉडी ऑक्यूपाई करती है तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। मतलब एक बॉडी है जिसकी 3 डायमेंशन है, उसमें विड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, ठीक है। तो उसका एक मतलब अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि वो बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है, उसे हम कहते हैं बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, एक इधर बता रहा है कि जो दो पेयर्स के बॉल दे हुए देखिए हमारे वॉल्यूम में सिमिलर हैं लेकिन वो डिफरेंट है वेट में, ठीक है। एक सॉलिड मेटल शॉट है, एक सॉफ्ट बॉटल है, ठीक है। एक टेनिस बॉल है, एक हमारा गोल्फ बॉल है। तो ये बताया हुआ है कि इसमें वेट पे डिफरेंट हो सकता है लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा सेम होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम रो से हम मतलब कि ग्रीक लेटर रो है उससे डिनोमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हम कहते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। उधर मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इधर ये स्पेसिफिक वेट को हम क्या कहते हैं, वेट डिफाइन करते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टॉर्क। टॉर्क जैसे हम ये सारी मतलब कि वही चीज़ें जो हम फिज़िक्स में पढ़ के आए हैं तो कॉमन है तो इसलिए जस्ट डिफाइन ही इधर आती है अगर पूछा जाती है। ये बेसिकली हमारा जो वाइवाज होता है उसमें ही पूछा आता है। टॉर्क क्या होता है, हमारा जो टर्निंग इफेक्ट होता है ना बॉडी का, मतलब कि एक बॉडी है वो जो टर्न ले रही है उसको हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ टार्क होगा तो वो उतनी हमारी उसकी रोटेशन है वो ज़्यादा एक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स क्या है कि इम्पल्स को ऐसे कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ओवर विच फोर्स एक्ट, मतलब कि जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट जिस उस वक्त में जब के फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे कि हमारा एक बॉलर बॉल थ्रो करता है, ठीक है। उसके बाद बैट्समैन उसको क्या करता है, शॉट मारता है। तो जब शॉट मारता है तब बॉल और बैट का जो आपस में कांटेक्ट हो रहा है ना, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। अब ये एक मतलब कि हमारा पॉइंट्स है जिसमें मतलब कि डिफरेंट मतलब कि जो क्वांटिटीज है उसके यूनिट लिखे हैं, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा जो वाइवा के हिसाब से कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ देने करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर से कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।